Hello everyone, welcome to my YouTube channel Psychology Class for All. न्यूरोसाइकोलॉजी क्लासेस की सीरीज में आज हम समझेंगे ब्रांचेस ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरोसाइकोलॉजी को आमतौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है, क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसाइकोलॉजी। यह फर्क ज़्यादातर इस बात पर बेस्ड होता है कि क्लिनिकल का काम दिमाग की लीजन या दिमाग के चोट वाले मरीजों पर होता है, जबकि एक्सपेरिमेंटल का काम नॉर्मल या हेल्दी लोगों पर होता है। हालांकि दोनों के तरीके और मोटिव कुछ अलग होते हैं। क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी यह उन पेशेंट से जुड़ी है जिनके दिमाग में चोट या किसी डिजीज के कारण लीजन हो जाते हैं। ये लीजन कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे कोई डिजीज या ट्यूमर, किसी एक्सीडेंट की वजह से सिर पे चोट लगना या ब्रेन वेन्स में कोई इशू आ जाना, यानी जो ब्रेन में ब्लड पहुंचाने वाली वेन्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, उनमें कोई इशू आ जाना, किसी टॉक्सिक एलिमेंट के इमर्जेंस के कारण या किसी न्यूरोसर्जरी के बाद। सो क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी इन सारे पेशेंट्स की इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी और सेंसरी मोटर स्किल्स को स्पेसिफिक टेस्ट से मेजर करते हैं। फिर टेस्ट का रिजल्ट को यह समझने में यूटिलाइज किया जाता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा अफेक्टेड हुआ है। कुछ लीजन्स छोटे होते हैं, क्लियर होते हैं, जैसे ज़्यादातर सर्जरी के बाद, जबकि कुछ पूरे दिमाग में फैल जाते हैं, जैसे कोई ब्रेन डिजीज। क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं, बल्कि पेशेंट्स के डायग्नोसिस और रिहैबिलिटेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिहेवियरल न्यूरोसाइकोलॉजी और बिहेवियरल न्यूरोलॉजी, यह भी क्लिनिकल काम है, लेकिन यहाँ पर फोकस बिहेवियर की डेप्थ को अंडरस्टैंड करने पर है। इसमें फॉर्मल टेस्ट कम और बिहेवियर के क्वालिटेटिव चेंजेस ज़्यादा देखे जाते हैं। ग्रुप डेटा के बजाय इंडिविजुअल केसेस पर फोकस होता है। कई बार यह क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी से भी ज़्यादा ब्रॉड एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को कवर करती है। न्यूरोसाइकोलॉजी के इन दोनों ही हिस्से को लिमिटेशंस एंड डिफरेंसेस बहुत क्लियर तो नहीं है, और अलग-अलग कंट्रीज में साइंटिफिक ट्रेंड, यानी अलग-अलग कंट्रीज की जो उनकी साइंटिफिक ट्रेंड्स होती हैं, उसके कारण ये लिमिटेशंस और डिफरेंसेस थोड़ी और भी ब्लर्ड हो जाती है। एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसाइकोलॉजी ये नॉर्मल लोगों का स्टडी करती है। 1960 के बाद इस एरिया में सबसे ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि नई लैब टेक्निक्स आ गई। यह कग्निटिव साइकोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। इसमें सब्जेक्ट से, यानी पेशेंट से या नॉर्मल पीपल से, जिससे भी डेटा लेना हो, कुछ परफॉर्मेंस टास्क कराए जाते हैं, जैसे कि पेशेंट ने कितनी जल्दी रिस्पॉन्स दिया या फिर पेशेंट ने कितनी एक्यूरेसी के साथ काम किया। इनसे दिमाग के ऑर्गेनाइजेशन और हायर फंक्शंस के बारे में कंक्लूजन निकाले जाते हैं। कई बार इसके साथ साइकोफिजियोलॉजिकल या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल डेटा भी रिकॉर्ड किया जाता है। कंपैरेटिव न्यूरोसाइकोलॉजी। कंपैरेटिव न्यूरोसाइकोलॉजी का मतलब ही हो गया दो अलग अलग चीज़ों में कंपेयर करना, यानी एक ह्यूमन बीइंग और एनिमल एंटाइटी के ब्रेन कंस्ट्रक्शन, ब्रेन स्ट्रक्चर और एनाटॉमी और उसके फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करना और कंपेयर करना एक साथ।
पहले न्यूरोसाइकोलॉजी का ज़्यादातर रिसर्च जानवरों पर ही किया जाता था, क्योंकि वैज्ञानिक या साइंटिस्ट जो थे वो जानवरों के दिमाग में एक्यूरेट लीजन्स बना सकते थे और बाद में उन्हें हिस्टोलॉजी से कंफर्म भी करा सकते थे। इससे बिहेवियर में हुए चेंजेस को सीधे दिमाग की चोट या एक्सीडेंट या लीजन से जोड़कर देखा या समझा जा सकता था। एनिमल्स पे जो रिसर्च होते थे उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे दिमाग में एक्यूरेट लीजन बनाना आसान है, फिर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बिहेवियर का स्टडी भी पॉसिबल हो पाता है। फिर इसके कुछ नुकसान भी हैं या डिसएडवांटेजेस भी हैं। हायर ऑर्डर मेंटल फंक्शंस जैसे लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, इनकी स्टडी जानवरों में नहीं हो सकती। जानवरों से ह्यूमन ब्रेन पर जनरलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल के कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। क्वांटिटी की बात करें तो वो भी डिफरेंट है और ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंस है दोनों के। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं। पर आज भी जानवरों पर रिसर्च होता है और ये क्यों ज़रूरी है? तो इसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि सब कॉर्टिकल सिस्टम्स जैसे कि सेंसेशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस, इन पर रिसर्च जानवरों में ज़्यादा आसान है रादर ह्यूमन बीइंग पर। ह्यूमन बीइंग में इन पार्ट्स की चोट कई बार चोट हार्मफुल होती है, इसलिए स्टडी मुश्किल है। अब इंटेलिजेंस को सिर्फ आईक्यू टेस्ट से नहीं बल्कि लर्निंग, अटेंशन, मोटिवेशन जैसे एनिमल बेस्ड मैकेनिज्म से भी समझा जा रहा है। कंसेप्चुअल इश्यूज इन न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरोसाइकोलॉजी में हम दिमाग की वास्तविक स्थिति यानी जो ओरिजिनल सिचुएशन या स्टेटस है उसको सीधे ऑब्जर्व तो नहीं करते हैं। हम सिर्फ बिहेवियर जैसे कि परफॉर्मेंस, मिस्टेक्स, स्पीड, मेमोरी स्कोर्स एक्सेट्रा को देखते हैं, फिर अंदाजा लगाते हैं कि दिमाग में क्या हो रहा होगा। ये इन्फेरेंसेस हमेशा परफेक्ट नहीं होता, इसलिए फाइंडिंग्स को क्लियरली और केयरफुली इंटरप्रेट करना चाहिए। एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज ईईजी, पीईटी, पेट स्कैन और एफएमआरआई, जिससे कि दिमाग की एक्टिविटी को रियल टाइम में देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी यह बहुत बेसिक या क्रूड दिखाई देती है। दूसरा इशू ये है माइंड बॉडी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। द क्वेश्चन ये होता है कि क्या माइंड और बॉडी दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही है। एक यह बहुत पुरानी फिलोसफिकल डिस्कशन है जो आज भी पूरी तरह हल हुई नहीं। इस पर आज भी डिस्कशन होते रहते हैं। माइंड और बॉडी दोनों अलग चीजें नहीं है। जो साइकोन्यूरल मोनिज्म के अकॉर्डिंग माइंड और बॉडी दो अलग चीजें नहीं है। जो मेंटल इवेंट्स होते हैं जैसे सोचना, महसूस करना, याद रखना, ये सब दिमाग की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। लेकिन दिमाग सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक लिविंग सिस्टम है। इसलिए ब्रेन से नई इमर्जेंट क्वांटिटीज पैदा होती हैं, जैसे कि थॉट्स, फीलिंग्स, परसेप्शन, क्रिएटिविटी। फॉर एग्जांपल, एप्पल की जो मिठास है वो उसके मॉलिक्यूल्स में नहीं होती। जब उसे सेपरेट करते हैं तो ये उसके मॉलिक्यूल में नहीं होती, यह एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। उसी तरह माइंड भी ब्रेन की या दिमाग की एक इमर्जेंट बायो एक्टिविटी है। ब्रेन इज द हार्डवेयर पार्ट एंड माइंड इज द सॉफ्टवेयर पार्ट, ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इस क्लास को ऐसे समराइज किया जा सकता है कि न्यूरोसाइकोलॉजी के दो ब्रॉड डिवीजन्स हैं।
क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। क्लिनिकल दिमाग के लीजन वाले पेशेंट्स को टेस्ट करता है, डायग्नोस करता है और रिहैबिलिटेशन के बारे में बताता है। वहीं एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसाइकोलॉजी नॉर्मल लोगों की लैब टेस्टिंग करता है, जहां रिएक्शन टाइम, उनकी एक्यूरेसी और कॉग्निटिव फंक्शंस को मेजर किया जाता है। दोनों का मेन मोटिव है ब्रेन एंड बिहेवियर के कनेक्शंस को समझना। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।